नमस्कार। इस वीडियो में आपको मैं परिवहन एवं संचार का ये आखिरी पार्ट है, इसके इसमें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना? तो जो बचा हुआ है वही इसमें कंप्लीट करना है। तो हमारे पास बचा क्या हुआ है कि आंतरिक जलमार्गों के बारे में बचा हुआ है, उसके बाद वायु परिवहन बचा हुआ है, तथा एक संचार के माध्यम, यही 3 टॉपिक बचे हुए हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आंतरिक जलमार्गों के बारे में। जैसे आप लोगों ने समुद्री जलमार्ग पढ़े होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये सब समुद्री जलमार्ग है। ठीक है। आंतरिक जलमार्ग क्या होते हैं कि जैसे कोई अगर जलमार्ग है, वो इन क्षेत्रों में ना होकर के यहाँ पर है, महाद्वीप के अंदर है, किसी भी महाद्वीप पे, चाहे वो उत्तरी अमेरिका हो या यूरोप हो, कहीं पर भी। ठीक है, कई जगह पर कई कई तरह के जलमार्ग होते हैं। तो उन जलमार्गों को हम क्या बोलते हैं? आंतरिक जलमार्ग। क्यों? क्योंकि वो किसी महाद्वीप के अंदर है। और ये जो जलमार्ग होते हैं, ये हमेशा आपके किसमें बनते हैं? नदी या नहरों में। ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या, अब सवाल ये उठता है कि क्या आंतरिक जलमार्ग जो होते हैं वो हर जगह बन सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिस पर निर्भर करता है कि आंतरिक जलमार्ग कहाँ कहाँ पर बन सकता है। तो आंतरिक जलमार्ग मतलब कोई भी नदी या नहर को हम जलमार्ग घोषित कर सकते हैं और उसमें नाव वाव निकाल सकते हैं। उसके कई सारे पैरामीटर्स और उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि उनका जो उनकी चौड़ाई देखते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि सुएज नहर की चौड़ाई 11 मीटर है। उसी आधार पर हम नदियों की चौड़ाई देखते हैं, नदियों या नहरों की चौड़ाई किस वजह से? क्योंकि एक उसकी निश्चित सीमा की, उसी के अंदर की जो शिप होंगे, अगर मान लीजिए कोई सुएज नहर 11 मीटर चौड़ी, तो उससे अगर ज्यादा चौड़ी कोई शिप होगा तो उस क्षेत्र से नहीं निकल सकती है। तो सबसे पहले हम नदी या नहर की चौड़ाई देखते हैं। फिर गहराई देखते हैं कि पर्याप्त मात्रा में गहरा होना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े शिप होते हैं वो पानी के अंदर बहुत नीचे तक जाते हैं, और मान लीजिए ज़्यादा गहरा नहीं हुआ तो फिर वो वहीं पर फंस जाएगा। ठीक है। फिर देखते हैं जल प्रवाह की निरंतरता। अब जल प्रवाह की निरंतरता का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आप बिहार में हैं, कई छोटी बड़ी नदियां होती हैं। छोटी नदियां आप लोगों ने देखा होगा जो गांव के आसपास होते हैं, जो नाली के स्वरूप में होती हैं। ठीक है। तो उसमें अगर बरसात के मौसम में जाएंगे तो आपको जल बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप सोचेंगे कि यार यहाँ पर भी तो हम आराम से बना सकते हैं जल मार्गों को, लेकिन नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई निरंतरता नहीं, वो निरंतर वहां पर नहीं रहेगा। बारिश का मौसम है, पानी आएगा, और बारिश का मौसम जाते ही वहां से पानी चला जाएगा और पानी की मात्रा बहुत ही कम हो जाएगी। तो वहां पे क्या हम जलमार्ग को घोषित कर सकते हैं, जलमार्ग बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना? तो जल की निरंतरता बहुत ही जरूरी होती है। यह सामान्यतः उन्हीं पर बनती है जो बर्फीले क्षेत्रों से निकलती हैं, या अगर मान लीजिए बारिश वाले क्षेत्रों से भी निकलती हैं, तो उसमें पर्याप्त मात्रा में 12 महीने पानी रहना चाहिए। ठीक है, तभी उसको हम जलमार्ग के घोषित कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे जो आखिरी पॉइंट है इस आंतरिक जलमार्ग को घोषित करने का, वो है उपयोग में लाई जाने वाली परिवहन प्रौद्योगिकी। अब ये क्या मतलब हुआ? ये इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई छोटी नाव है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि गाँवों में सिंघाड़े की फसल जो होती है, या फिर मछली करने वाले होते हैं, वो छोटी छोटी नाव लेकर तालाब में कूदा जाते हैं। ठीक है ना? तो इतनी छोटी अगर प्रौद्योगिकी आपकी, इतनी निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी वाले, तो तब तो आप हर नदी नहर को भी आप घोषित कर सकते हैं जलमार्ग। लेकिन क्या हो गया, मान लीजिए जो बड़े बड़े शिप होते हैं, बड़ी बड़ी नावें होती हैं जो भारी सामान लेके जा सकती हैं, सीमेंट कोयला इत्यादि। ठीक है। तो ऐसे क्या, ऐसे आपके जो बड़ी बड़ी नावें हैं वो तालाब में चल सकती है? बिल्कुल नहीं चल सकती। ऐसी ऐसी अगर जो उच्च तकनीक की प्रौद्योगिकी होगी, ऐसी बड़ी बड़ी नावें होंगी, तो उस पर निर्भर करता है कि कोई भी जो नदी है या नहर है उसको जलमार्ग घोषित किया जाए या नहीं घोषित किया जाए। ठीक है। तो चारों चीजें देखी जाती हैं एक साथ, सिर्फ एक चीज को नहीं देखते हैं कि मान लीजिए चौड़ी ज्यादा होगी और पानी कम ही रहा, तो बिल्कुल नहीं देखेंगे हम। ठीक है ना? तो हमको देखना क्या होता है, ये चार चीजें, तभी हम उनको आंतरिक जलमार्ग घोषित करते हैं। अब देखिए, इस पाठ में आपको जो आंतरिक जलमार्ग डिस्कस करने हैं, वो भारत के नहीं बल्कि विश्व के करने हैं। ठीक है। तो विश्व के प्रमुख जो जलमार्ग जो आपके इस पाठ में दिए हुए हैं, वो है सबसे पहले एक है राइन जलमार्ग। ठीक है। दूसरा है डेन्यूब जलमार्ग। तीसरा है वोल्गा जलमार्ग। तो ये तीनों कहाँ पर है? ये तीनों यूरोपीय महाद्वीप पर है। और जो बृहद जिले सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग है, ये उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है। और जो मिसिसिपी जलमार्ग है, ये भी उत्तरी अमेरिका में। तो मतलब कि हम किसके, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के जो जलमार्ग है उन्हीं को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो ये भौगोलिक दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है, भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है कि किसी क्षेत्र में जलमार्ग बनेगा या नहीं, उसकी उपयोगिता। जैसे मान लीजिए कोई घने जंगल है, वहां पर रोड या रेल मार्ग का निर्माण करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में अगर नदियां हैं, तो नदी सबसे सुगम रास्ता बनता है वो सामान आदान प्रदान करने का, लोगों का आदान प्रदान करने का।
एक साधारण सा उदाहरण आपने केरल में देखा होगा, बहुत सारी नावें चलती हैं। तो इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे नहरें हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे बड़ा ही सुगम रहता है कि आप नावों से जा सकते हैं। फिर आपने आसाम की भी कई फोटोज देखी होंगी कि बड़े बड़े शिप्स होते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में एक छोर से दूसरी छोर ले जाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा ही यूरोपीय देशों में होता है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं राइन जलमार्गों को, इन जलमार्गों को। ठीक है, तो आंतरिक जो जलमार्ग होते हैं ना, उसमें एक और आपको बात याद रखनी है कि आंतरिक जलमार्ग आपको समुद्री मार्ग तक पहुंचाने का काम करते हैं। मान लीजिए आप महाद्वीप के अंदर हैं और आपको समुद्री मार्ग पर सामान पहुंचाना है, ठीक है, आपके पास रोड और रेलवे से आपको महंगा पड़ रहा है और आपके पास वहां पर जलमार्ग अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे, उस जलमार्ग के रास्ते आप पहुंचा देंगे और वो समुद्री मार्ग के रास्ते फिर दूसरी जगह पर चला जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था इस वाले वीडियो में। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे है कोई सामान, ठीक है ना, और मुझे यहाँ यहाँ पे एक, मान लीजिए कोई नहर है, ठीक है, और मुझे यहाँ पर भेजना है जापान पर, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, इस जगह से अपना सामान इस नहर में ला दूंगा और फिर ये नहर के रास्ते यहाँ से चला जाएगा। तो आपको क्या हुआ, यहाँ इस जगह तक ये क्या हुआ, एक आंतरिक जलमार्ग रहा और इसके बाद इसने समुद्री मार्ग को पकड़ लिया। जैसे एक साधारण के तौर पर आप अपने गांव से निकलते हैं किसी दूसरे पटना वटना के लिए जाएंगे, तो आप सबसे पहले ग्रामीण सड़क रोजगार वाली, जो प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना वाली सड़क है, उसको पकड़ के या कच्चे रास्तों से होते हुए फिर बड़ी रोड में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद तो फिर आप फर्राटा भरते हुए किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी आंतरिक जलमार्ग जो मैं आपको बताऊंगा वो क्या करते हैं, समुद्री मार्ग के पर मिल जाते हैं जाके, और वो जो सामान होता है उसका आवागमन बड़ा ही सुगम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है जो पहला है, ये है राइन जलमार्ग, जो ये वाला है। ठीक है, ये है फिर डेन्यूब वाला, ये है वोल्गा वाला, ये बृहद जो झीले वाला है, और ये मिसिसिपी वाला है। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं जो राइन जलमार्ग है। राइन देखिए स्विट्जरलैंड से नदी निकलती है और उसके बाद ये जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर से होते हुए कहाँ पहुंच जाती है, नीदरलैंड के रास्ते नॉर्थ सी पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अब इस क्षेत्र में इसकी उपयोगिता क्या है कि ये जो क्षेत्र है ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये खनिज पदार्थों से भरा हुआ है। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि खनिज पदार्थ, और फिर यहाँ पर खेती, ये पूरा प्लेन एरिया में आता है, तो यहाँ पर खेती भी बहुत सारी होती है। तो अगर किसी खेती वाली चीज का, जैसे गेहूं वेहूं का निर्यात करना है, तो इन जलमार्गों के द्वारा हम क्या करते हैं, दूसरे देशों पर निर्यात कर सकते हैं। तो होता क्या है कि इन नदी के रास्ते में जो भी खनिज पदार्थ है उसमें लाद दिया जाएगा, जो भी भारी चीजें हैं, और इसके बाद ये नॉर्थ सी पर पहुंच जाएंगी। अब मैंने आपको बताया था ना, देखिए अब नॉर्थ सी कहाँ पर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, तो ये वाला जो सी है ना, इस जगह पे ये क्या है, नॉर्थ सी। अब ये नॉर्थ सी किससे जुड़ा हुआ है, अटलांटिक ओशियन का ही हिस्सा है। ठीक है ना, तो इस जगह पर ये अटलांटिक ओशियन, आप आंतरिक जो राइन जलमार्ग है, आंतरिक जलमार्ग के द्वारा आप नॉर्थ सी पर पहुंचे, और नॉर्थ सी से आपके लिए तो पूरा जहान ही है। आप जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं, ठीक है ना, जिधर आपको जाना होगा। तो ये हो गया आपका राइन जलमार्ग। राइन जलमार्ग को आपको कई मुख्य बिंदु याद रखने हैं, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे अपना तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा इसमें। ठीक है, मैं एक बता देता हूँ कि बस ये खनिज पदार्थों वाला क्षेत्र है, और ये सबसे ज्यादा बिजिएस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला जलमार्ग है पूरे यूरोप का। क्यों, क्योंकि इसके जो यूरोप की आर्थिक संपन्न देश है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ये बहुत बड़े बड़े देश हैं, बहुत बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं यूरोपीय देशों की। ठीक है, तो आर्थिक धमनियां जो होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा रेल मार्ग के बारे में, ठीक है ना, तो वैसे ही आर्थिक धमनियां, ये नदियां बन जाती हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो जलमार्ग होते हैं, और ये जो जलमार्ग होते हैं, ये हमेशा इनकी जो लंबाई जोड़ी जाती है वो मुहाने से जोड़ी जाती है, जहाँ पर वो समुद्र पे मिलते हैं, माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है ना, वहां से कितने दूर तक वो नावें ले जा सकती हैं। तो इसमें बहुत ही लंबे क्षेत्र तक लिया जा सकता है। ये जो बेसल क्षेत्र है ना, यहाँ तक नावें आ जाती हैं। ये तो पहाड़ी क्षेत्र होगा, इस वजह से ये बाकी जो पूरा प्लेन क्षेत्र है, यहाँ से होते हुए यहाँ तक ये आराम से आप इसको नाव ले जा, या वहां से कुछ भी ला जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइन वाला। अब ये कहाँ पे जा रहा है, इसकी जो डायरेक्शन है ये आपका नॉर्थ की तरफ, मतलब उत्तरी समुद्र की तरफ जा रहा है, नॉर्थ सी की तरफ, जो आपको अटलांटिक ओशन से मिलाता है। अब इस वाले को देखिए, ये क्या है आपका, ये है डेन्यूब। डेन्यूब जलमार्ग, डेन्यूब जलमार्ग जो पूर्वी के जो देश हैं, इसमें देखिए कई सारे देश हैं। सबसे पहले आप जर्मनी से चलेंगे, फिर ऑस्ट्रिया पे आएंगे, फिर हंगरी,
उसके बाद ये जो बॉस्निया वाला क्रोएशिया वाला रीजन होते हुए यूगोस्लाविया तो पुराना मैप है, टूट चुका है, ठीक है। यहाँ होते हुए रोमानिया होते हुए आप ब्लैक सी पर मिल जाएंगे आके, ठीक है। तो इसमें भी शुरुआत का कुछ हिस्सा छोड़ करके बाकी जो पूरा है, ये पूरे मतलब नावें आ जा सकती हैं। फिर से मैंने बताया था कि वो समुद्री मुहाने से नापा जाता है, तो आप जब पढ़ेंगे चैप्टर तो आपको पता चल जाएगा लंबाई चौड़ाई जो भी है। अब इसमें देखिए क्या है, वो वाला नॉर्थ सी में मिल रहा था, ये डेन्यूब वाला कहाँ पे मिल रहा है, ब्लैक सी में मिलता है। अब मैं आपको दुनिया के नक्शे पर दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका ब्लैक सी, ठीक है। तो ब्लैक सी में मान लीजिए आपने यहाँ से नाव लेकर ब्लैक सी पर ले आए, और फिर इस वाले रास्ते से आप भूमध्य सागर होते हुए या तो इधर से जहां भी आपको सामान पहुंचाना ले आए, या फिर स्वेज नहर वाले रास्ते से होते हुए समुद्री मार्ग आपने दूसरा पकड़ लिया, चाहे यहाँ पहुंचाएं आप अफ्रीका, चाहे भारत पहुंचाएं, ठीक है। जिस भी क्षेत्र में पहुंचाना सकते हैं वो आप पहुंचा सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डेन्यूब जो ब्लैक सी यानी काला सागर में गिरता है आके। फिर ये है वोल्गा। वोल्गा जो है रूस और यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि जो रूस एशिया में भी आता है, यूरोप में आता है, लेकिन यूरोप में ही उसको मानते हैं क्योंकि उसकी राजधानी जो है ये यूरोपीय महाद्वीप पर ही है, ठीक है। तो वोल्गा रिवर क्या होती है, वो वोल्गा शुरू होती है उत्तरी क्षेत्र से आती है, जैसे ये पूर्वी क्षेत्र में जा रही थी, उत्तरी क्षेत्र में जा रही थी, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही है, ठीक है ना। तो वोल्गा नहर आती है और किसमें मिलती है आके, कैस्पियन सागर में, जो कजाकिस्तान ईरान के बॉर्डर में स्थित है और रशिया से भी जुड़े हुए उसके बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे आके गिरती है कैस्पियन सागर में। तो जो वोल्गा नदी है वो इस मुहाने से लेके काफी लंबी दूरी तक जाती है। ये रशिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरी तरीके से रूस पर ही है। लेकिन जो सबसे इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें एक बगल में डॉन नदी आती है यहीं पर, ठीक है। तो एक नहर बनाई गई है डॉन और इसके बीच में, वोल्गा के बीच में। और यहाँ आपको मॉस्को शहर दिख रहा है ना, तो मॉस्को में एक है मॉस्कोवा नदी जो बहती है, उसके और उसके बीच में। तो इससे होता क्या है कि जो मॉस्को का सामान भिजवाना है, अगर आपको मान लो क्या ईरान भिजवाना है, तो आप क्या करेंगे, मॉस्कोवा नदी से होते हुए इस नहर के होते हुए वोल्गा रिवर से पहुंचा देंगे, ठीक है। आप सीधा जलमार्गों के द्वारा पहुंचा सकते हैं। और मान लीजिए आपको पहुंचाना है मॉस्को से भूमध्य सागर की तरफ, मान लीजिए इटली पर पहुंचाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे उसमें, जैसे ये है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, डॉन नदी में बना दिया है। तो डॉन नदी क्या है, डॉन नदी आके किस में मिलती है, काला सागर में। और वोल्गा कहाँ गिरती है आके, इस जगह पर। तो और डॉन नदी यहाँ पे गिरती है, तो इस नहर के रास्ते आप यहाँ पर होते हुए फिर वही जैसे डैन्यूब ने आपको रास्ता पकड़ाया था काले सागर में, वैसे ही आप सब कुछ यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो इनमें आपसी में एक जो नहर बनी हुई है, जैसे वोल्गा और मॉस्कोवा नदी के बीच में, फिर वोल्गा और डॉन नदी के बीच में। वोल्गा मॉस्कोवा मॉस्को को इधर ईरान और भूमध्य सागर की तरफ पहुंचाने में मदद करता है। जो सबसे मुख्य नहर है वो है डॉन और वोल्गा के बीच में, जो आपको काला सागर में पहुंचा देता है सीधा, ठीक है। तो इसकी बहुत ही ज्यादा उपयोगिता है। अब देखते हैं ये 5 बड़ी झीलें, इनके नाम आपको कैसे याद रखने हैं, नाम याद रखने हैं, होम्स, HOMES। होम्स में देखिए सबसे पहले लेक हुरॉन होती है, एक ये है हो हुरॉन, ठीक है। फिर ठीक है, ये लेक हुरॉन हो गया। उसके बाद मैंने ओ बताया तो लेक ओंटारियो ये हो गया। फिर लेक एम है, फिर लेक मिशिगन ये हो गया, ठीक है। फिर लेक इरी ये हो गया, और एस जो है सुपीरियर, जो सबसे बड़ी झील है यहाँ की, ठीक है। ये जो झीलें हैं ये कनाडा और USA के बॉर्डर पर हैं, मिशिगन को छोड़ के। मिशिगन पूरी तरीके से अमेरिका के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नदियां हैं, यहाँ सॉरी यहाँ पे जो झीलें हैं, इसमें आंतरिक जलमार्ग बनाया गया है। अब देखिए जलमार्ग तो बना दिया गया, लेकिन सारी नदी सारे जो झीलें हैं वो आपस में नहीं जुड़ी हुई। तो उन्होंने क्या किया अमेरिका ने और कनाडा ने मिलकर कि आपस में इनके बीच में नहरों से जोड़ दिया इनको, ठीक है। तो नहरों से जोड़ने से जो पांचों के पांचों ये पूरे के पूरे जो नहरें हैं वो पांचों आपस में जुड़ गई। और पांचों जुड़ गई तो मान लीजिए अगर मुझे यहाँ से सामान कोई पहुंचाना है, तो मैं सीधा नाव के रास्ते इधर होते हुए लेक ओंटारियो होते हुए यहाँ पर आती है एक सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस के रास्ते मैं वहां से सीधा समुद्री मार्ग के द्वारा मैं पहुंचा दूंगा आपको। मैं फिर से वो दुनिया के नक्शे पर दिखाता हूँ। जैसे ये है पूरा क्षेत्र, ठीक है ना। तो यहाँ से होते हुए फिर वही आप जहाँ जाना चाहे, एक बार समुद्री मार्ग पर आ गए, फिर तो दुनिया आपकी है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, जैसे यहाँ पर भी सारा बहुत सारा ये रूस का जो खनिज वाला ये क्षेत्र है वो यहीं पर है पश्चिम में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी लोहा और कोयला बहुत ज्यादा मिलता है अमेरिका और कनाडा वाले में, ठीक। और उसी के साथ एक अमेरिका में एक और नहर आप लोगों ने पढ़ी होगी, माफ कीजिएगा, नहर बोल रहा हूँ, नदी, मिसिसिपी, जो अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और उत्तरी अमेरिका की भी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? मिसिसिपी। इसको, इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है एक है ये मिसौरी जो आ रही है इसके उत्तर से, सॉरी माफ कीजिएगा, दाहिनी तरफ से, ठीक है। तो इसको कभी कभी मिसिसिपी मिसौरी भी बोल देते हैं। तो ये क्या करता है, ये मिसिसिपी नदी जैसे गल्फ ऑफ मेक्सिको के मुहाने से काफी दूरी तक एक रास्ता देता है जलमार्ग के द्वारा। और यहाँ पे जो पूरा खेती वाला क्षेत्र है, फिर ऊपर से जो लोहे और कोयले वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरा क्षेत्र है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा खेती होती है। तो उसका जो निर्यात है क्योंकि जो अमेरिका है बहुत ज्यादा गेहूं निर्यात करता है, जैसे हमने भी पहले कभी अमेरिका से मंगाया था। तो क्या किया जाता है, इस जलमार्गों के द्वारा ये गल्फ ऑफ मेक्सिको से होते हुए बाकी क्षेत्रों में चला आता है। जैसे इस मैप में देख लीजिए आप, जैसे यहाँ से होते हुए एक बार आप यहाँ पर आ गए, कि मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक आ गए, उसके बाद फिर वही आपकी जहाँ जाना चाहो वहाँ आप चले जाओ, ठीक है। आपको जहाँ जाना है, तो ये मिसिसिपी मिसौरी। अब एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि ये जितने भी नहरें या जितने भी जलमार्ग हैं वो काफी आर्थिक संपन्न देशों से गुजरते हैं। अब आर्थिक संपन्न से गुजरते हैं ये तो एक कारण हो गया, लेकिन क्या हुआ, ये जलमार्ग जो प्राकृतिक रूप से इनको मिला, फिर कुछ मानव निर्मित नहरें बनाई गई, तो दोनों के परस्पर संबंध से बहुत ही आर्थिक विकास हुआ यूरोपीय क्षेत्रों का और अमेरिकी क्षेत्रों का। और सबसे बड़ी यह बात थी कि जिन क्षेत्रों में ये नदियां या नहरें थी, उन्हीं क्षेत्रों में बहुत ही मात्रा में खनिज पदार्थ भी पाया जाता है। तो आप अपने चैप्टर में इसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो इसको और अच्छे से आपको जानकारी मिल जाएगी, इसकी लंबाई चौड़ाई जो भी डेटा है वो आपको उसी में मिलेगा। अब देखते हैं वायु परिवहन के बारे में, ठीक है। वायु परिवहन, मैंने आपको परिवहन के जो शुरुआत वाली वीडियो है उसमें बताया था कि वायु परिवहन एक ऐसा माध्यम है जो सबसे तेज है। और इसने क्या है कि जितने भी भौगोलिक स्थिति उसको सबको पार कर दिया। क्यों? क्योंकि आप हवा में उड़ रहे हैं, जमीन में पहाड़ हो रेगिस्तान, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आप हवा में जा रहे हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी आसानी से जा सकते हैं। इसमें जैसे समुद्री मार्गों में आपको बंदरगाहों की बनाने की जरूरत पड़ती थी, इसमें आपको हवाई अड्डे बनाने की जरूरत पड़ते हैं, ठीक है। और दूसरी इसकी ये होती है कि कोई भी क्षेत्र छूता नहीं रहता है वायु परिवहन से। आप वायु के मार्ग वायु द्वारा किसी भी क्षेत्र पर पहुंच सकते हैं, चाहे आप एरोप्लेन से जाए या चाहे आप हेलीकॉप्टर से जाए। एक साधारण सा एग्जाम्पल बिहार की दृष्टिकोण से मैं आपको देता हूँ। जैसे बिहार में क्या होता है कि जब बाढ़ बहुत ज्यादा हो जाती है, तो कभी कभी प्रधानमंत्री जी या फिर मुख्यमंत्री जी जो है वो हवाई दौरा करते हैं। वो जमीनी दौरा नहीं करते, ना ही वो रेल मार्ग का दौरा करते, वो हवाई दौरा करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सबसे आसान माध्यम है, क्योंकि सारे के सारे रोड, सारे के सारे रेल मार्ग आपके पानी जलमग्न हो जाते हैं। इस चक्कर में वो हवाई यात्रा करते हैं और हवाई जहाज मतलब वो हेलीकॉप्टर में बैठ के पूरी स्थिति का जायजा लेते हैं कि कितना क्या नुकसान हुआ है। उस हिसाब से आगे उसकी प्लानिंग बनती है। तो वायु परिवहन जो होता है, ये दो मुख्य इसके बिंदु हो गए कि आप किसी भी क्षेत्र में पहुंच सकते हैं, ठीक है। और ये प्रौद्योगिकी पे काफी हद तक निर्भर करता है, काफी हद तक क्या, पूरी तरीके से प्रौद्योगिकी पर ही निर्भर करता है। जितनी उच्च तकनीक होगी उतनी ही तेजी से आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो सामान्यतः ये कहा जाता है कि जो आज पूरा जो संसार है वो 35 घंटे से ज्यादा की दूरी पर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरे स्थान पर जो जाने का जो सबसे ऊंची दूरी पर, मतलब सबसे ऊंची जो दूरी है, सबसे ज्यादा जो दूरी है, उसमें पहुंचने के लिए 35 घंटे से ज्यादा आपको समय नहीं लगता है। तो जो वायु परिवहन होता है उसमें भी दो भाग होते हैं, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन, एक होता है दूसरा जो आंतरिक वायु परिवहन, ठीक है। आंतरिक में क्या हुआ, जैसे आप पटना से दिल्ली जाएंगे तो वो आंतरिक हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय क्या होगा, पटना से आप न्यूयॉर्क चले जाएं तो वो अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। अब इसकी देखिए, देखते हैं कि इसकी डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा होती है। देखिए, हवाई जहाज पे यात्रा करना सबका सपना होता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महंगा सौदा होता है। तो जहाँ क्योंकि ये महंगा है, महंगी यात्रा होती है, तो हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता इसको। तो सबसे ज्यादा हवाई जहाज का जो उपयोग है वो आर्थिक संपन्न देशों पर ही होगा। तो सबसे दुनिया में आर्थिक संपन्न क्षेत्र कौन सा है?
सबसे जो आर्थिक संपन्न क्षेत्र है वो है अमेरिका वाला क्षेत्र और पश्चिमी यूरोप वाला क्षेत्र। ठीक है, फिर जापान में भी है, थोड़ा बहुत चीन चाइना में भी है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक पाया जाता है, जैसे आपको मैंने बताया था समुद्री मार्ग पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक भी इसी रास्ते पे है, वैसे ही वायु मार्ग पर भी जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक है वो इन्हीं रास्तों पर होता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं पे सबसे ज्यादा वैसा है, तो इनका आदान प्रदान आपस में सब चलता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वायु परिवहन। तो ये बड़ा ही छोटा है, आप इसको और अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, बस वायु परिवहन में तीन चार चीजें आपको ध्यान देने योग्य हैं कि सबसे पहले तो इसमें जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं, जो भौगोलिक स्थिति की वजह से आप जो परिवहन के साधन होते हैं, जैसे रेल रोडवेज हो गया, पाइपलाइन हो गया, उसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो सबसे आसान क्या होता है? वायु परिवहन। क्यों? क्योंकि ये सारी सीमाओं को लांघ के जाता है। फिर ये प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है, इसमें कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहता। ठीक है, तो यही इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, और ये चौथा इसका जो मुख्य बिंदु है ये कि आर्थिक संपन्न देशों पर ही सबसे ज्यादा ये वायु परिवहन पाया जाता है। अब आते हैं, आपका जो आखिरी चीज है वो है संचार। अब देखिए, संचार का माध्यम किसको बोलते हैं? संचार वैसा माध्यम है जिसमें हम एक दूसरे को मैसेज पहुंचा सकते हैं, संदेश कोई पहुंचाते हैं या बात कर सकते हैं। तो ऐसे जो माध्यम होते हैं उनको हम संचार के माध्यम बोलते हैं। तो इसमें कई सारे माध्यम है, पहले टेलीग्राफ टेलीग्राम वगैरह था, आजकल तो फोन आ गए हैं, इंटरनेट की दुनिया है। ठीक है ना? तो यही सब है। तो देखिए, सबसे पहले टेलीफोन था। अब इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जो लोगों से लोगों के बीच में संदेश पहुंचाते हैं, एक होता है कि एक मास कम्युनिक क्या नाम है, मास मतलब कि बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ संदेश पहुंचाना है। तो अगर आपको किसी से बात करनी है जो बहुत ही सेक्रेटिव बात है, तो आप क्या करेंगे? वो लोगों से लोगों वाले ही संदेश को पहुंचाने का तो आप मोबाइल के माध्यम से करेंगे। अगर मान लीजिए आप अकेले को पूरे 10,000 लोगों को एक मैसेज पहुंचाना है, तो आपके लिए सबसे आसान क्या होगा कि आप रेडियो पे जाके कोई भी संदेश जारी कर देते हैं, कि अधिकतर सरकारें करती हैं, या टेलीविजन पे जाकर संदेश जारी कर देते हैं, न्यूज वगैरह आप लोग देखते ही होंगे। ठीक है, तो संचार के कई सारे माध्यम हैं। जो सबसे उच्च तकनीक वाला माध्यम आजकल आया है वो सैटेलाइट बेस्ड है, और ये जो साइबर स्पेस की दुनिया, ये जो साइबर स्पेस की दुनिया है। ठीक है, तो इसका जब आप पाठ में जाएंगे तो पाठ में पढ़ेंगे कि इसकी बहुत ही अच्छे से विस्तृत जानकारी दी रखी हुई है कि भारत ने कब लॉन्च किया। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी सैटेलाइट की? तो सैटेलाइट की जब शुरुआत हुई थी, जब कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका और रूस के बीच, तो आपसी प्रतिद्वंदी में दोनों ने बहुत ही तेजी से विकास किया, और उसका जो फायदा है पूरी दुनिया को मिला। धीरे धीरे बाकी क्षेत्रों ने भी काफी इसमें विकास किया और अपने अपने सैटेलाइट छोड़ने शुरू किए। इससे जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही तेज हो गया और कम कॉस्ट पर होने लग गया। क्यों? क्योंकि जो सैटेलाइट होती है वो ज़्यादा क्षेत्रों को कवर करती है। फिर एक होता है साइबर स्पेस, आजकल आप सुनते होंगे साइबर स्पेस साइबर स्पेस। तो साइबर स्पेस किसको बोलते हैं? साइबर स्पेस बोलते हैं कंप्यूटर की दुनिया को, जिसमें आप बिना किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जाए आप अपने मैसेज अपने संदेश भेज सकते हैं। चीज़ों का आदान प्रदान हो सकता है। चीज़ों का मतलब कि जो संदेश है आपके, उन्हीं का आदान प्रदान हो सकता है। कोई भी इंफॉर्मेशन होगी उसका आदान प्रदान होगा। ठीक है, कोई चीज नहीं जाएगी आपकी। आप सोचे कि ये मैं यहाँ 4 किलो आलू भिजवाना चाहता हूँ किसी क्षेत्र में, तो आलू के लिए तो आपको गाड़ी की ही जरूरत पड़ेगी। उसमें आप कंप्यूटर के माध्यम से आलू नहीं भिजवा सकते कि यहाँ से आलू डाला वहां से उसने आलू निकाल लिया। ठीक है, तो साइबर स्पेस की दुनिया इसी को बोलते हैं। अब साइबर स्पेस ने क्या है, आपके घर घर में पहुंच के बहुत ही इसकी जो रीच है वो बहुत ही रैपिड होती है, और बहुत ही मतलब अंत जो अंत्योदय, जो अंतिम इंसान तक इसकी पहुंच हो जाती है। जैसे आप लोग ये वीडियो भी देख रहे होंगे, तो ये क्या है? साइबर स्पेस, यानी साइबर स्पेस का जो पार्ट है उसी के माध्यम से देख रहे हैं। अब साइबर स्पेस में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे इंटरनेट होता है, भी आता है, कंप्यूटर आते हैं, मोबाइल, सारी जो चीजें जो इंटरनेट से जुड़ी हैं, वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ी हुई हैं, वो सब संचार के माध्यम का ही आते हैं। तो इसको आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने एक जनरल आइडिया दे रखा है, आपको जो भी डेटा होगा वो आपको पाठ में ही पड़ेगा। ये देखिए जो डाटा केबल है, अब आप उसमें कई सारी तकनीकों के बारे में भी आपके पाठ में दिया हुआ है कि पहले तारों के द्वारा भेजते रहते थे, आजकल क्या है ऑप्टिकल फाइबर आ गई है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या हुआ, तारों में जो डेटा जाता था वो बहुत ही कम जा पाता था, और जो गति होती थी इंटरनेट चलाने की बहुत ही स्लो होती थी। आप लोग अगर 4 से 5 साल पहले देखिएगा तो छोटे छोटे फोन थे, इंटरनेट कितने मुश्किल में खुलता था। आजकल क्या होता है, आजकल ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा आपके घरों पे ब्रॉडबैंड के द्वारा पहुंचा दिया जाता है, और इंटरनेट बहुत ही तेजी से चलता है, और इंटरनेट की जो स्पीड है वो भी काफ़ी तेज हो गई है मोबाइल में। तो जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, वैसे वैसे इसकी स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है,
तो इन्हीं के बारे में आप पढ़ेंगे। ये और सारी ऑप्टिकल फाइबर्स हो गई। ऑप्टिकल फाइबर्स में आजकल ग्लास का इस्तेमाल होता है, पहले कॉपर वायर्स का इस्तेमाल होता था जो बहुत स्लो होती थी क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड पैदा करती थी। ये तो चलिए बात की बात है, ठीक है। तो आप अपने चैप्टर में पढ़ लीजिएगा बस। ये है कुल मिला के इस पूरे के पूरे पाठ में। और आपको देखिए कि कुछ प्रश्न उत्तर मैंने लिए हुए हैं इस चैप्टर के। अब देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पर्वतों, मरुस्थलों तथा बाढ़ संभावित प्रदेशों में स्तर परिवहन की क्या क्या समस्याएं हैं, ये तो मैं बताऊंगा ही नहीं। आप आंख बंद कर लीजिए क्या क्या समस्या आती है। हर क्षेत्र में अलग तरह की समस्या आती है। पर्वत है, ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, ठीक है। वहां पर हमेशा कभी कभी भूस्खलन होता है, कभी बारिश होती है, कभी जंगली जानवर, मतलब कोई भी तरीके की समस्या है। जंगली जानवर तो कोई समस्या नहीं हुई वैसे, ठीक है। तो पर्वतों में अलग तरीके की समस्या होगी। मरुस्थलों में क्या है कि रेगिस्तान है, पूरा का पूरा बालू ही बालू है, वहां पे अलग तरीके की समस्या होगी। और बाढ़ संभावित क्षेत्र तो मैंने आपको बता ही दिया था अभी, बिहार का एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो क्या क्या समस्या है, तो समस्याएं तो गिनाने में हम भारतीय बहुत आगे हैं, तो समस्याएं आप आसानी से गिना सकते हैं। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है एक वीडियो में, कि ऐसे रेल मार्ग जो पूरे के पूरे महाद्वीप को पार करके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जाते हैं, उनको पार महाद्वीपी कहते हैं। जल परिवहन के क्या लाभ हैं, आपको शुरुआत वाली वीडियो में, पहली वाली वीडियो में बताया था कि जल परिवहन के लाभ क्या क्या है, कि सस्ता होता है, सुगम होता है, भारी चीजों को ले जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें रास्ते बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही भगवान ने या प्रकृति ने रास्ता आपको दिया हुआ है। फिर एक ये है, देखिए ये है बड़े प्रश्न उत्तर, जिसमें 150 शब्दों में जवाब देना है। एक सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली में एक दूसरे के संपूरक होती है। ये मैंने बढ़ती हुई विस्तृत तरीके में आपको बताया था कि कैसे रोडवेज, रेलवेज, जलमार्ग आपस में सब जुड़े हुए हैं, कि आप रोड के माध्यम से ही रेलवे ट्रेन पकड़ने पहुंचते हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे के संपूरक है। वैसे ही अगर मान लीजिए जलमार्ग आपको यहाँ तक पहुंचा गया, उसके बाद या तो रेल मार्ग से आप सामान लेकर आएंगे, या रोड के मार्ग से आएंगे, या फिर क्या करेंगे, उसको पाइपलाइन के द्वारा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर, जैसे गैस और पेट्रोलियम पहुंचानी है, ठीक है। जैसे पाइपलाइन के द्वारा आता है ना, हजीरा विजयपुर पाइपलाइन आपने सुना होगा। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन जो है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि हजीरा जो गुजरात में है, वहाँ के पेट्रोल और गैस के माध्यम से वहाँ पे भर दी जाती है, उससे ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो पाइपलाइन के द्वारा पूरे क्षेत्रों में चली जाती है। तो ये एक संपूरकता जो है, वो आप आसानी से बता सकते हैं। इस कथन को स्पष्ट करना है तो आप उदाहरण दे दे के इसको बता सकते हैं आसानी से। विश्व के वे कौन से प्रमुख देश है जहां वायुमार्ग का सघन तंत्र पाया जाता है, आप चैप्टर पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल लिखा हुआ है, एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है। तो इसका साधारण सा जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो यही है कि जो आर्थिक संपन्न देश होंगे, वहीं पर वायुमार्ग का सघन तंत्र पाया जाएगा। सघन तंत्र मतलब कि बहुत ही हाई डेंसिटी पाई जाएगी, ठीक है। तो वो पश्चिमी यूरोपीय देश और अमेरिका है। वे कौन सी विधाएं हैं जिनके द्वारा साइबर मनुष्य के समकालिक आर्थिक और सामाजिक स्पेस की वृद्धि करेगा। विधाएं में जैसे मैंने बताया था ना, ये रही सारी विधाएं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग जानकारी दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो लेकिन जो खत्म करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि सबसे पहले आपको ये चैप्टर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। पहले वीडियो देख लीजिए, फिर उस पाठ को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद प्रश्नों को अच्छे से देखिए और उनको हल कीजिए। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन किताबें जरूर पढ़नी है क्योंकि किताबों का कोई विकल्प नहीं, ठीक है। चलिए फिर, नमस्कार।